मित्रों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। हमने 10-11 क्लास आपको डिलीवर भी कर दिया है। जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, एकदम जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट किया गया है। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह गहराई के साथ और एनालिसिस के बेस पर कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है। इतने समय जो आपका टॉपिक चल रहा है वो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रहा है। पिछला वाला क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ना कि पिछले वाले क्लास में हमने पूरा बैकग्राउंड बताया हुआ है। संविधान सभा की मांग कब कब हुई, अगस्त प्रस्ताव में क्या था, क्रिप्स मिशन में क्या था, बेवल योजना में क्या था, शिमला समझौता में क्या हुआ। उसके बाद जो है आज का जो टॉपिक होगा वो कैबिनेट मिशन होगा। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, जा करके पिछला क्लास आप देखें, देन एक क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आते हैं अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, कैबिनेट मिशन हमने क्रोनोलॉजी आपको बता दिया है कि संविधान सभा की मांग लगातार चल रही है। 1922 में गांधी अपने राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान किए, 1925 में की गई, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन होता है, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में डिमांड की जाती है, 1934 में जब आप देखेंगे तो एम एन राय के द्वारा डिमांड की जाती है औपचारिक रूप से। फिर आप फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन जैसे अधिवेशनों में लगातार डिमांड देखेंगे। फिर लास्ट में जा करके अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों के द्वारा इस संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर हमने बताया अगस्त प्रस्ताव में क्या है, क्रिप्स मिशन में क्या है, क्यों जो है नकारा गया क्रिप्स मिशन को। फिर उसके बाद जो है बेवल समझौता हमने बताया, बेवल योजना के बाद हमने शिमला समझौता बताया। तो सारा कुछ डिटेल से चलाया गया है। वहां पर जा करके आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे, फैक्ट भी मिल जाएगा। देन उसके बाद आप कैबिनेट मिशन पे आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आते हैं कैबिनेट मिशन। अब समझना जरा, कैबिनेट मिशन जो भारत आ रहा है ना, वो अध्यक्ष उसके जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं। इनको ध्यान में रखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है। कितने सदस्यों का था कैबिनेट मिशन? तो 3 सदस्यों का था। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में जो है सर स्टीफर्ड क्रिप्स हैं और एबी अलेक्जेंडर हैं। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक बार पूछा पीसीएस में कि ये कब भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को पहुंचा। ठीक है ना। अब इसने प्रावधान क्या किए थे, ये प्रावधान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक प्रावधान इसके जो है हम लोग डिटेल से देखेंगे। पहला इसने प्रावधान किया कि भारत को अब संघ राज्य की भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाएगी। संघ राज्य का आशय ये होता है कि जैसे नहीं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, वैसा ही अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया जाएगा। मतलब कि इसमें जो है सारे क्षेत्र आएंगे। इसमें प्रांत भी शामिल होगा, देशी रियासत भी शामिल होंगी, यूटीज भी शामिल होंगी। सारे को मिला करके जो है भारत संघ या फिर संघ राज्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें है कि संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और इस संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा वो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होगा। समझना जरा कि जैसे आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में है ना, वहां पर 403 सदस्य हैं निर्वाचित। तो मेरा ये कहना है 403 सदस्य है ना, तो वो जो है विधानसभाएं जो होती हैं, विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचन करेंगे। किसका? संविधान सभा के सदस्यों का। मेरे प्यारे भाई, डायरेक्टली यहाँ पे जनता नहीं इन्वॉल्व हो रही है। जितने भी प्रांत हैं, प्रांतों की विधानसभाएं हैं, उन्हीं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जा रहा है। ठीक है। और इसके द्वारा और इसके अलावा जो देशी रियासतें हैं, मतलब कि जो राजे महाराजे हैं, राजों महाराजों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जा रहा है। कहाँ पे मनोनीत किया जा रहा है? संविधान सभा में। तो यहाँ पर 2 प्रकार से आप निर्वाचन देख सकते हैं। एक कि जो प्रांत हैं, प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, और दूसरा देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जा रहा है। निर्वाचन यहां से हो रहा है, निर्वाचित, लेकिन मनोनीत यहां से हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक स्टेटमेंट आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था और सेम एज इट इज यहीं से जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब यहां पर समझना जरा, तीसरा पॉइंट है कि संविधान सभा का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर। मेरे प्यारे भाई, सीधी सी बात है कि जब जहां पर जनता डायरेक्टली चुनाव में पार्टिसिपेट करती है उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। यहां क्या जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए? नहीं, जनता के यहां प्रतिनिधि, बल्कि आप कह सकते हैं मतलब कि प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य हैं और देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जा रहा है। ये सारे लोग जाकर के जो है संविधान सभा में शामिल होंगे और फिर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है जब जनता नहीं इन्वॉल्व होगी तो वो चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब यहां पे देखना जरा नेक्स्ट पॉइंट कि संविधान सभा का प्रतिनिधित्व प्रांतों को जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। जैसे सपोज डेट
संयुक्त प्रांत जिसे आज जो है यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तब इसका नाम संयुक्त प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत में तब भी जो है जनसंख्या ज्यादा थी, क्षेत्र ज्यादा था, ऐसे में इसके लिए सीटों का आवंटन ज्यादा किया गया। मतलब कि पूरे जो है संविधान सभा में सबसे ज्यादा सीटों का आवंटन किसके लिए था? यूपी के लिए था, संयुक्त जो है प्रांत के लिए था। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि संविधान सभा का प्रतिनिधित्व तो प्रांतों को जनसंख्या के आधार पर जो है दिया जाएगा। अच्छा, अगर आज के दौर में अगर संविधान सभा का चुनाव हो तो फिर भी जो है यूपी को, चूंकि यूपी जो है इंडिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ऐसे में इनको जो है यूपी को आज भी जो है सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी। अगर आज की कंडीशन ये हो तो तब की कंडीशन भी यही थी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की थी, मतलब संयुक्त प्रांत की थी। ठीक है, अब यहां पर देखना जरा, एक प्रावधान किया गया है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि यहां पर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। तो आपको क्या क्या पॉइंट अभी तक याद करना है? पहला, कि कैबिनेट मिशन वाले क्या कह रहे हैं कि संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की जाएगी और इस संघ राज्य क्षेत्र में प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर एक संघ राज्य क्षेत्र बनेगा। दूसरा, संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा और देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाएगा संविधान सभा में। तीसरा पॉइंट है कि संविधान सभा के जो है सदस्यों का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर होगा। ठीक है ना? तो फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि संविधान सभा का जो प्रतिनिधित्व है प्रांतों में वो जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या कैसी? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतना सारा पॉइंट आपका क्लियर कट हो गया होगा। आते हैं अब यहाँ पे देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन है, इसी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की थी। अब 389 सदस्यों में अगर आप डिवाइड करोगे तो यहां पर डिवाइड करके ही पूछा जाता है कि 296 प्लस 93 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 389 आएगा। 296 को हम भी फिर से डिवाइड करते हैं दो भागों में, एक 292 प्लस 4। 292 जो होंगे ये ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांत थे उतने समय, इसी 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों का निर्वाचन होना भैया? तो 292 सदस्यों का। और जो 4 सदस्य हैं ये यूटी से, यूटी मतलब कि जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उनको कहा जाता था, आज के समय जैसे जो है यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जैसे होते हैं। तो उतने समय 4 थे। तो 4 में कौन कौन है? अजमेर मेरवाड़ वाला क्षेत्र है, दिल्ली वाला क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है और कुर्ग वाला क्षेत्र है। अब समझना जरा, अजमेर मेरवाड़ में आपको दिक्कत नहीं है, दिल्ली में भी दिक्कत नहीं है, बलूचिस्तान इतने समय पाकिस्तान में है और कुर्ग जो है कर्नाटक में है। ठीक है ना? और बाकी 93 है, और ये 93 देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा 93 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। कहां पे? संविधान सभा में। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 389 हो गई। अभी सुनना जरा आप, ये मेरा कहना है कि ये जो सदस्यों की संख्या है ना, ये आजादी से पहले की है, 15 अगस्त 1900 पहले की है, 15 अगस्त 1945 1947 से पहले की है। जब देश का विभाजन होगा तो चूंकि इसमें पाकिस्तान के सदस्यों की भी संख्या है, मुस्लिम लीग के भी सदस्यों की संख्या है, तो एक घट करके जो है 299 हो जाएगी। ठीक है ना? तो आगे हम इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं, देख रहे हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है ना? अब इसको पूरा थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वे मिलकर के पृथक शासन संबंधी गुट बना सकते हैं। यहां पर प्रांतों को कहा गया कि अच्छा, क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, प्रांत चाहे तो उसको स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। अगर अस्वीकार करते हैं तो अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए कह रहा हूं कि पिछला वीडियो आप देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर अब देखना जरा कि यहां पर कैबिनेट मिशन क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन कह रहा है कि अगर प्रांतों को स्वीकार नहीं करना है तो एक काम करें, प्रांत 3 वर्ग बना लें, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। ये कह रहे हैं कि एक वर्ग है जो हिंदू बहुमत वाले राज्यों का है, दूसरा वर्ग है एक मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों का है पश्चिम में, और पूरब में भी मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों का है। तो ये वर्ग के हिसाब से जो है संविधान का निर्माण कर लें, एक कैबिनेट मिशन कहता है। देखिए जरा क्या कह रहा है कि प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वे मिल करके अपने पृथक शासन संबंधी गुट बना सकते हैं और उनको अपना अलग संविधान बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया। तो एक कैबिनेट मिशन बोल रहा है। ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि भारतीयों को ये बातें रास नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो अखंड भारत का निर्माण करना चाह रहे थे, लेकिन यहां तो विभाजित भारत का जो है कॉन्सेप्ट आप दे रहे हो। अब देखना जरा थोड़ा सा, अगर हम इसको ए वर्ग देखें तो जो पहला वर्ग है ए वाला है, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। जैसे इसमें संयुक्त प्रांत उड़ीसा आपको मिलेगा, एमपी मिलेगा, बंबई मिलेगा, मद्रास मिलेगा, ये सब प्रांत मिलेंगे मध्य वाले। ठीक है ना? ऐसे पश्चिम में जब आप जाओगे तो सिंध आपको मिलेगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मिलेगा, पंजाब मिलेगा। तो यहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक, तो ए वाला आपको जो है कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुसंख्यक। ऐसे आप जब पूरब में जाओगे तो बंगाल वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र, यहां पर भी मुस्लिम बहुसंख्यक वाले लोग मिलेंगे। ठीक है ना? तो
तो इसीलिए संविधान कैबिनेट मिशन ने कहा कि 3 वर्ग बना लीजिए, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक को अपना संविधान बना ले और 2 मुस्लिम बहुसंख्यक वाले हैं ये अपना अपना संविधान बना ले और फिर अपना जो है शासन करें। लेकिन ये तो आपने तोड़ दिया ना भारत को, पूरी तरह 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है ना। बहुत होंगे तो ये लोग एक हो जाएंगे और वही हुआ भी, ये पाकिस्तान हो गया, बीच में इंडिया हो गया। ठीक है, खैर कैबिनेट मिशन एक प्रस्ताव और करता है, कहता है कि एक काम करिए, देश का विभाजन तो वो अलग चीज है, अभी आप क्या करिए एक अंतरिम सरकार बना लीजिए और एक अंतरिम सरकार बना के चलाइए। तो सरकार देखिए चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। तो कुछ जो है कंडीशंस के आधार पर और कुछ मनाए जाने के आधार पर बाद में मुस्लिम लीग भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है और अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करती है और कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करती है और 14, इसमें शायद 14 सदस्य थे, 14 टोटल मंत्री थे, है ना। 14 मंत्रियों के जो है सहयोग से अंतरिम सरकार बनाई जाती है, सरकार चलाई जाती है। लेकिन बाद में जो है कुछ नहीं चल पाता है और विद्रोह वगैरह होता है, तो एटलीस्ट जा करके जो है माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन ने जो है बंगाल और इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन की योजना प्रस्तुत की और फिर उसी योजना को ले जा करके ब्रिटिश संसद में पास किया गया। 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम बनता है और इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग जो है संप्रभु राज्य अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं संविधान सभा को ही लेकर, वो जो बात की बातें उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखना जरा संविधान सभा का गठन। अब हम लोग आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन करवाते हैं, बैठक करवाएंगे और धीरे धीरे चुनाव होगा इनका, है ना, संविधान सभा के सदस्यों का, और फिर बैठक के माध्यम से संविधान निर्माण की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखना जरा कि कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर नवंबर 1946 में एक डेट पूछा गया है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है ना। तो इसको डेट को याद रखना है। अब यहाँ पे हमको पहले से ही पता है कि संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या है वो कैबिनेट मिशन ने कितना निर्धारित किया है, 389। और अब इसी सदस्यों का चुनाव होता है। एक बार यहाँ से सुनिए जरा कि 389 सदस्यों का जो है अब क्या होगा, चुनाव होगा। ये चुनाव कब होता है, जुलाई अगस्त 1946 में होता है। ठीक है ना। तो इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें कौन कौन पार्टी कितना कितना जो है वोट पाई, कितना कितना सीट पाई। तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने पाया कितना, 208 सीट पाई। उसके बाद मुस्लिम लीग पाती है कितना, 73 सीट। देशी रियासतों का फिक्स ही था कि 93 सीटों पर जो अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करेंगे। बाकी छोटे छोटे जो प्रजातांत्रिक और कृषक दल थे वगैरह वगैरह ये 15 सीट पाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना जरा, ये 389 सदस्य जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब हमने ये बताया कि 389 सदस्यों में क्या था कि 296 सदस्य और 93 सदस्य। 296 में से 292 जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, अजमेर, मेवाड़, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग जो है कर्नाटक वाले और बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है ना। तो इतना हमने पिछले पेज में बता दिया था आपको, पिछले ही स्लाइड में। 93 ये जो देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा अपने सदस्यों को मनोनीत किया जा रहा है, ये है। अब यहां पर देखिए स्पष्ट आपको होना पड़ेगा कि ये जो सिनेरियो हम बता रहे हैं 389 सदस्यों का, ये जो है आजादी से पहले की बात है। लेकिन जब आजादी मिलेगी, देश का विभाजन होगा, तो ये सदस्यों की संख्या घट करके कितनी हो जाएगी, 299, जिसमें 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से। तो मेरे प्यारे भाई, सारा कुछ मुझे लग रहा है कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से सिस्टमैटिक ढंग से मैंने रखने का काम किया है। बुक में पढ़ोगे आप डिस्टर्ब रहोगे, और हमने पूरी तरह ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे नोट्स बनाया गया है एट इज ऐसे नोट्स आप बनाओगे, आपको जो है समझने में आसानी होगी, फैक्ट रटने में आसानी होगी, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आते हैं नेक्स्ट, देखना जरा संविधान सभा का चुनाव, इसको पूरा डिटेल से हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो प्रांतीय असेंबली हमने बताया था कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि यहाँ पे जनता डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, जनता के प्रतिनिधि आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। जैसे हमने उदाहरण के रूप में बताया था ना कि जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहाँ है, लखनऊ। अगर आज जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना हो उसी पैटर्न पे, तो जो लखनऊ में विधानसभा के लोग बैठे हैं सदस्य, 403 सदस्य, वही क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। मेरे प्यारे भाई, आपको समझाने के लिए मैं बता दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना जरा, प्रत्येक समुदाय, यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 समुदाय रखे गए हैं, और 3 समुदाय कौन कौन से हैं,
सामान्य हिंदू है, मुस्लिम है और सिख है। अगर सामान्य हिंदू कैंडिडेट है तो उसको केवल केवल सामान्य हिंदू के लोग ही वोटिंग करेंगे। मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम लोग ही वोटिंग करेंगे और सिख है तो सिख लोग ही वोटिंग करेंगे। तो मतलब ये तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और पृथक निर्वाचन प्रणाली पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्पष्ट कह रहा है कि प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। ठीक है। तीसरा पॉइंट, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनके प्रमुखों द्वारा मनोनयन किया जाना था, नॉमिनेट किया जाना था कह सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए कोर में बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको बुक में बड़ी दिक्कत होगी समझने में, पढ़ने में, कंटेंट बनाने में, डिलीवर करने में आपको जो है। अब यहां पर देखना जरा, कह रहा है कि प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। अब समझना जरा, जैसे मान लीजिए ये संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत को जो है 55 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए? जनसंख्या इस प्रकार की है कि इसको 55 सीटें आ रही हैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि सिख कितने हैं, सामान्य हिंदू कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं। ठीक है ना। तो उसी के अनुपात में जो है आपको जो है सीटों का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पे देखना जरा, यही कह रहा है कि प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ठीक है। अब समझना यहाँ पे कह रहा है कि यह 3 समुदाय कौन से हैं? सामान्य हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और सिख हैं। तीनों समुदायों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट का चुनाव किया जाना है। मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर चुनाव किया गया था। और अप्रत्यक्ष क्यों हो रहा है? चूंकि यहाँ पे जनता इन्वॉल्व नहीं हो रही है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का चुनाव हुआ था? नहीं भैया, वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि एकल संक्रमणी एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर ये जो है चुनाव आधारित था, जैसे राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है। ठीक है ना, प्रेफरेंस वगैरह दिया जाता है, इसी प्रकार का जो है चुनाव आधारित है ये संविधान सभा का चुनाव। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा और आप समझकर अपना नोट्स भी बना रहे होंगे। आगे चलते हैं।